हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है जीओसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार ये चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर। हर साल इस चैप्टर से सवाल आते हैं, चाहे वो आपका जेईई मेंस हो या फिर वो आपका जेईई एडवांस हो। ऐसा कोई साल नहीं जब इस चैप्टर से सवाल आते। और इनफैक्ट सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपके जीओसी से आते हैं। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसका नाम जरूर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन ये इतना जनरल होता नहीं। इसको बहुत ही ध्यान से हम पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, दो चीजें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़नी है। इफेक्ट्स, कौन से इफेक्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो जो इफेक्ट लगेंगे वो हम, और उन इफेक्ट्स को अप्लाई कैसे करेंगे, उनकी एप्लीकेशंस हमें पढ़नी है। इफेक्ट्स पढ़ने और उनकी एप्लीकेशंस पढ़नी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन से इफेक्ट हम यूज करते हैं, कौन से इफेक्ट ऑपरेट होते हैं और उन इफेक्ट की एप्लीकेशंस क्या है। अगर तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे किसी इफेक्ट को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इफेक्ट्स को, तो तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ सकते। क्योंकि जहां भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस आएंगे, जहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस की मैकेनिज्म आएगी, वहां पे तुम्हें बार-बार इन इफेक्ट्स के एप्लीकेशन को यूज करना पड़ेगा उस मैकेनिज्म को कंप्लीट करने के लिए। अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वही क्यों बन रहा है, अगर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक मोर स्टेबल है दूसरा लेस स्टेबल है, तो क्यों एक मोर स्टेबल है क्यों एक लेस स्टेबल है, वो हमें इन्हीं इफेक्ट्स की एप्लीकेशन से पता चलेगा। अगर कोई एजेंट कहीं अटैक कर रहा है तो वो उसी साइट के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है, वो भी हमें इसी की एप्लीकेशन के बेसिस पे पता चलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इफेक्ट हैं इनको हमने दो तरीके से क्लासिफाई किया। एक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है, दूसरे होते हैं स्टेरिक इफेक्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो इफेक्ट्स हम पढ़ने वाले हैं उनको दो तरीके से क्लासिफाई कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, इन्हीं को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब देखो, इन दो इफेक्ट के अंदर क्या डिफरेंस है। इन दो इफेक्ट के अंदर डिफरेंस है कि ये ऑपरेट कैसे ऑपरेट होंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कुछ लेना देना होता है, और इलेक्ट्रॉन्स का जहां पे लेना देना होता है वहां पे आ जाता है हमारा बॉन्ड। ए और बी एटम के बीच में कोई बॉन्ड बना है और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, या तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले जाएंगे या बी की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, या तो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा या कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें बॉन्ड चाहिए। तो इन इफेक्ट को ऑपरेट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, बॉन्ड्स की। तो ये इफेक्ट कैसे ऑपरेट होंगे, जहां पे बॉन्ड होंगे, थ्रू बॉन्ड्स ये इफेक्ट लगते हैं। और स्टेरिक इफेक्ट जो होते हैं वो स्पेस में होते हैं, या तो स्पेस में दो एलिमेंट या ग्रुप एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या दो ग्रुप एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इनको बॉन्ड्स की कोई जरूरत नहीं होती। ये क्या होता है, स्पेस में या तो रिपल्शन होगा या स्पेस में अट्रैक्शन होगा। ये इफेक्ट कैसे लगते हैं, थ्रू स्पेस। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट थ्रू बॉन्ड्स लगेंगे, स्टेरिक इफेक्ट थ्रू स्पेस लगेंगे। अब एक चीज को हमेशा ध्यान रखना, नोट करके लिख लेंगे, स्टार लगा कि 99% केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे जो स्टेरिक इफेक्ट होते हैं ना, वो डोमिनेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के ऊपर। स्टेरिक इफेक्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, in most of the cases
steric effect dominates over electronic effects। ठीक है, तो क्वेश्चन जब भी करोगे तो स्टेरिक इफेक्ट को कभी नेगलेक्ट नहीं कर देना। कहीं ये देख के क्वेश्चन करके आ गए तो वहां पे स्टेरिक लग रहा है और तुमने गलत, इसको जरूर ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं और क्वेश्चन उसके गलत हो जाते हैं। लोग बस इलेक्ट्रिक रेजोनेंस यही सब देखते रहते हैं और स्टेरिक पे कोई ध्यान नहीं देगा और फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होते हैं? जो बॉन्ड के थ्रू लगे, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट हो बॉन्ड में, और स्टेरिक इफेक्ट कौन से होंगे? जो स्पेस के थ्रू लगे, जहां पे स्पेस में दो ग्रुप के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो होते हैं वो फर्दर दो टाइप के होते हैं, परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट और टेम्परेरी। स्टेरिक इफेक्ट के अंदर हमें दो इफेक्ट पढ़ने हैं, SiP और SiR। SiP पढ़ेंगे, SiR। SiP का मतलब स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, SiR का मतलब स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। प्रोटोनेशन को रोकना और रेजोनेंस को रोकना, उसके लिए हमें आना चाहिए रेजोनेंस होता क्या है। केमिकल मॉडलिंग में वैसे तुमने पढ़ा होगा, लेकिन हम वो चीज पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के अंदर, ठीक है। स्टेरिक इफेक्ट हम बाद में पढ़ेंगे, SiP SiR क्या होता है, पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ये दो टाइप के होते हैं, परमानेंट और टेम्परेरी। अब इनको परमानेंट और टेम्परेरी कैसे क्लासिफाई किया है? परमानेंट इफेक्ट वो होंगे जो एक मॉलिक्यूल में हमेशा एग्जिस्ट, और टेम्परेरी वो होंगे जो किसी के आने की वजह से, किसी रिएजेंट की आने की वजह से किसी मॉलिक्यूल के अंदर इंड्यूस हो जाएंगे, और जब वो रिएजेंट वहां से चला जाएगा या उसको वहां से निकाल लेंगे तो फिर वो इफेक्ट भी वहां से चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेरी इफेक्ट जैसे कि कोई बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता, इसका बिल्कुल एकदम नालायक कोई बच्चा है और एकदम से एग्जाम, वो बिल्कुल नहीं पढ़ता और एग्जाम में तो वो क्या करेगा? पढ़ना स्टार्ट कर देगा। ये पढ़ने लग गया, SiP क्या होता है, SiR क्या होता है, उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। वो दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ गया और एग्जाम चले गए तो वो कहेगा बट खत्म हो गया, अब मेरे को आराम चाहिए, और वो पढ़ना छोड़ देगा। तो एग्जाम जो था वो रिएजेंट था, एग्जाम जब आया तो उस बच्चे के ऊपर इफेक्ट लगा, और एग्जाम जब चला गया तो वो इफेक्ट खत्म हो गया, तो वो एक टेम्परेरी इफेक्ट था, ठीक है। ऐसे ही हमारे जो टेम्परेरी इफेक्ट्स होंगे उसमें कोई रिएजेंट आएगा तो किसी मॉलिक्यूल के ऊपर इफेक्ट लगेगा, लेकिन वो इफेक्ट टेम्परेरी हो। अगर हम उस रिएजेंट को वहां से निकाल देंगे तो इफेक्ट भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जैसे कि Br2 कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब Br और Br ने बॉन्ड बना रखा है, दोनों एकदम एक जैसे, एकदम भाई भाई है, ना तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना ये अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम। अब यहां से कुछ और आ गया, मान लो पानी डाल दिया, Br2 की तरफ पानी को भेज दिया कि जा उसको परेशान कर। अब पानी में तुझे पता है ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब देखो जब ये पानी यहाँ पे नहीं आया, वाटर मॉलिक्यूल जब इसको अप्रोच नहीं कर रहा था, तो Br2 जो था उसका बॉन्ड नॉन पोलर था, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसके पास आएगा तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा? धक्का देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी इस तरफ चली जाएगी। अगर इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली गई, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये एक इफेक्ट जो लगा है, ये टेम्परेरी इफेक्ट, ये H2O की प्रेजेंस में लग रहा है, H2O की प्रेजेंस में इस पे चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे H2O चला जाएगा तो फिर से ये बॉन्ड जो होगा वो नॉन पोलर बॉन्ड हो जाएगा। आई होप तुमने ये
डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये उस टाइप का इफेक्ट है। टेम्परेरी इफेक्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन हमारे पढ़ने हैं हमें परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट दो टाइप में क्लासिफाई किया है इसको, एक होते हैं टेम्परेरी, और परमानेंट। ठीक है, तो टेम्परेरी इफेक्ट कौन से होते हैं जो किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में लगेंगे, वो होते हैं दो। अब आप कहोगे सर तब से दो इफेक्ट पढ़ते जा रहे हैं, दो ही पढ़ते जा रहे हैं। दूसरा होता है इंडक्टोमेरिक, टेम्परेरी में ये दो इफेक्ट पढ़ते हैं, ये स्टैटिक इफेक्ट में हमें को पढ़ने SIP SIR। परमानेंट में हमें पढ़ने इंडक्टिव इफेक्ट पहला, दूसरा रेजोनेंस, बार सुना होगा तुमने रेजोनेंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बड़ी भरी पड़ी है रेजोनेंस। तीसरा मीजोमेरिक, रेजोनेंस की वजह से लगेगा ये, आगे हम पढ़ेंगे ये क्या होता है। चौथा एरोमेटिसिटी से हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है। पांचवा हाइपर कंजुगेशन, इस चैप्टर में हमें ये इफेक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। दोबारा से सुन लो, जीओसी में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो इफेक्ट लगते हैं और उनको अप्लाई कैसे करते हैं। इफेक्ट दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक जो बॉन्ड के थ्रू लगे, स्टेरिक जो स्पेस के थ्रू। ये SIP SIR 99% केसेस में कौन डोमिनेट करेगा, स्टेरिक इफेक्ट डोमिनेट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दो टाइप के हैं, परमानेंट और टेम्परेरी, दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, परमानेंट टेम्परेरी। टेम्परेरी कब लगेगी, जब कोई रिएजेंट आएगा तो इफेक्ट इंड्यूस हो जाएगा, जब कोई रिएजेंट चला जाएगा तो इफेक्ट खत्म हो जाएगा। परमानेंट इफेक्ट जो है वो एक मॉलिक्यूल जब तक एग्जिस्ट करेगा, जब तक वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता, तब तक सारे के सारे जो भी उसके अंदर परमानेंट इफेक्ट होंगे वो हमेशा ऑपरेट होते रहेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला इफेक्ट, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। पहला इफेक्ट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जीओसी का फर्स्ट इफेक्ट, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। पहला इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहली बात, ये जो है ये परमानेंट इफेक्ट होता है, ये तो तुम्हें पता ही है, अभी मैंने बताया था। ये जो इफेक्ट होता है ये कैसा होता है भाई, परमानेंट इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, देखो इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बाय एडजेसेंट पोलर, बाय एडजेसेंट, या ऐसे लिखेंगे बाय पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड। अब ये क्या बोल दिया, तो समझ नहीं आया पोलराइजेशन नॉन पोलराइजेशन, तो देखो एक एग्जांपल से समझते हैं।
बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं ये इफेक्ट कैसे काम करता है। देखो ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है, ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बने हुए हैं। अब कार्बन और ये कार्बन दोनों तो सेम ही है, कोई डिफरेंस तो है नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, मतलब ये जो बॉन्ड है यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना तो ये अपनी तरफ खींच रहा है ना ये अपनी तरफ खींच रहा है, नॉन पोलर बॉन्ड। लेकिन अब इस नॉन पोलर बॉन्ड को हम क्या बनाएंगे, पोलर बनाएंगे। इस नॉन पोलर कार्बन कार्बन बॉन्ड को हम क्या बनाएंगे, पोलर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहां पे इसके साइड में हम एक पोलर बॉन्ड जोड़ देंगे, यहां पे एक ऐसा एटम जोड़ देंगे जो क्या करे, यहां पे इस बॉन्ड में पोलैरिटी इंड्यूस करेगा। कैसे इंड्यूस करेगा, देखो कार्बन और फ्लोरीन, यहां पे हमने साइड में कोई फ्लोरीन जोड़ दिया। अब कार्बन और फ्लोरीन में तुम्हें पता है फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, पूरी केमिकल पूरी केमिस्ट्री में सबसे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कौन है, फ्लोरीन, पीरियोडिक टेबल में तुमने पढ़ा होगा। तो फ्लोरीन जो है वो यहाँ पे कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियली नेगेटिव, और इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। अब ये तो हो गया पोलर। अब अगर हम इसको ना देखें तो ये बॉन्ड पहले क्या था, नॉन पोलर। अब इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, कमी हो गई। अब ये क्या करेगा, ये पास वाले कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा सा हल्का सा क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, ये चार्ज आ जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ थोड़ा सा क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये आगे खींचेगा। पर ये इफेक्ट चलता ही रहेगा, ठीक है। ये यूजुअली 2-3 बॉन्ड्स के बाद 3-4 मैक्सिमम 4 बॉन्ड के बाद ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, कार्बन कार्बन नॉन पोलर बॉन्ड था, अब कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जोड़ दिया तो यहाँ पे ये पोलर बॉन्ड बन गया। इस पोलर बॉन्ड की वजह से क्या हो गया, कार्बन कार्बन नॉन पोलर बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी इंड्यूस हुई, ठीक है। तो पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, पोलराइजेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बाय पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड। इसके पोलराइजेशन की वजह से इसमें और ऐसे इसमें क्या आ गया, पोलराइजेशन आ गया, इसी को बोलते हैं इंडक्टिव, ठीक है। और ये परमानेंट कैसे है, जब तक ये मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट करेगा ये इंडक्टिव इफेक्ट इसमें ऑपरेट होता है, ठीक है। अब देखो इस इफेक्ट के कुछ पॉइंट्स, ये हो गई इसकी डेफिनेशन ठीक है, परमानेंट इफेक्ट होता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। पहला ये जो इफेक्ट होता है ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये ऐसे नहीं है कि कितनी कम लंबी कार्बन की चेन हो वो पूरी की पूरी पोलराइज हो जाएगी, सारे के सारे बॉन्ड पोलराइज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। यूजुअली 3 से 4 बॉन्ड के बाद जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। तो पहला पॉइंट है इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। ये ध्यान रखना है, दो इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट, ठीक है। कैसे डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। 3 से 4 बॉन्ड के बाद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। इस चीज को बिल्कुल नोट करके आई इफेक्ट से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं।
4 कार्बन बॉन्डेड कार्बन, ठीक है, 3 से 4 बॉन्ड करके एप्लीकेबल रहेगा, उसके बाद ये जो है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, कोई इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा ये परमानेंट होता है, हो गया। ये नॉन डायरेक्शनल होता है, कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। नॉन डायरेक्शनल इन नेचर का क्या मतलब है? जैसे कि देखो और एग्जांपल में बात करूं, मान लो ये कार्बन की चेन थी, इधर भी कार्बन की कोई चेन है और यहाँ पे तुमने फ्लोरीन जोड़ दिया। अब क्या होगा? क्या सिर्फ ये वाला दोनों जो है वो पोलर बन जाएगा इसकी वजह से? नहीं, ऐसा नहीं। नॉन डायरेक्शनल का मतलब है अगर ये पोलर बॉन्ड है तो यहाँ इस तरफ भी पोलैरिटी आएगी और इस तरफ भी पोलैरिटी होगी, मतलब इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर भी पॉजिटिव। ये वाला बॉन्ड भी पोलर हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड भी इस बॉन्ड की वजह से पोलर हो जाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं? नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। तीसरा ऑल्सो नोन एज ट्रांसमिशन इफेक्ट, ट्रांसमिशन इफेक्ट ऑल्सो नोन एज ट्रांसमिशन इफेक्ट, ठीक है। चौथा पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, ठीक है। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? जैसे कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ है तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं कि पूरे कार्बन के पास चले जाए, थोड़ा सा क्या होता है, थोड़े से इलेक्ट्रॉन खिसक जाते हैं, ठीक है, थोड़ी सी शिफ्टिंग हो जाती है, तो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है। कंप्लीट ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होता, ये ध्यान रखना। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे जब हम कंपेयर करेंगे इसकी स्ट्रेंथ को, इंडक्टिव, मेसोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन की स्ट्रेंथ अगर हम कंपेयर करेंगे कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है, फिर यहाँ पे एक चीज काम आएगी कि पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता था वहां पे, तो वहां पे तो इलेक्ट्रॉन थोड़े से खिसक जाते थे, तो वो तो वीक इफेक्ट था ऐसे बोलते हैं। और आगे जाके हम पढ़ेंगे कि उनमें कंप्लीट ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना कि इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है। थोड़े से बॉन्ड्स में अगर इलेक्ट्रॉन पहले बीच में थे, यहाँ पे थे, थोड़े से क्या हो जाएंगे, इफेक्ट लगने के बाद ये इलेक्ट्रॉन थोड़े से इस तरफ हो जाएंगे, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा, ये चीज ध्यान, ठीक है। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट को भी दो तरीके से आगे जाके क्लासिफाई कर दिया है। इंडक्टिव इफेक्ट को क्या बोल दिया कि इंडक्टिव इफेक्ट भी दो टाइप का होता है। इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज प्लस आई इफेक्ट, सेकंड इज माइनस आई। प्लस आई माइनस आई, प्लस आई माइनस, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट कौन सा होगा और माइनस आई इफेक्ट कौन सा होगा? अभी तक हम पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि कार्बन कार्बन में पोलराइजेशन आ गया बॉन्ड में, तो वो इंडक्टिव इफेक्ट है एडिशन बॉन्ड की वजह से। अब प्लस आई और माइनस आई का बना है, ये क्या आ गया? प्लस आई का मतलब होता है कि वहां पे डोनेट होगा और माइनस आई का मतलब होगा वहां पे अट्रैक्ट करेगा। अब प्लस आई कौन लगाएगा, माइनस आई कौन लगाएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? क्या होता है प्लस आई माइनस आई? ये हम लेते हैं हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। हाइड्रोजन जो होता है ये हमारा क्या होता है? रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब अगर कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगा, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा, तो हम ना तो ये बोलेंगे कि हाइड्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ना हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन से कार्बन अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो हम ना तो बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी
हाइड्रोजन नाइदर shows प्लस साइन नोर माइनस। ठीक है, हाइड्रोजन ना तो प्लस साइन दिखाएगा ना माइनस साइन दिखाएगा, ना तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो ग्रुप्स या जो एलिमेंट्स अपनी तरफ खींचेंगे इलेक्ट्रॉन्स को उनको बोलते हैं माइनस आई ग्रुप्स। ठीक है, कौन से? जो अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, और जो रिपेल करेंगे उनको बोलते हैं प्लस आई ग्रुप। ठीक है, जो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में रिपेल करेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को धक्का देंगे, डोनेट करेंगे, उनको बोलेंगे प्लस आई ग्रुप। और जो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे उनको बोलेंगे माइनस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे और माइनस आई ग्रुप क्या करेंगे? माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे। ठीक है, पहला हम पढ़ते हैं प्लस आई इफेक्ट। फर्स्ट इज प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, देखो प्लस आई इफेक्ट क्या होगा? एलिमेंट्स और ग्रुप्स which repel electron density more than hydrogen are called plus I groups and show plus I effect। जो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल करेंगे मतलब डोनेट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा हो, उन इफेक्ट को क्या बोलेंगे? प्लस आई ग्रुप्स बोलेंगे। और वो प्लस आई ग्रुप्स क्या दिखाते हैं? प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं, एक एग्जांपल से मैं बताता हूं। कार्बन की चेन। ठीक है, अब अभी हमने यहां पे फ्लोरीन लगाया तो उसने क्या कर दिया? अपनी तरफ खींच लिए थे। खींचे थे इसका मतलब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वो खींच रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन तो ना खींचता है ना धक्का देता है। हाइड्रोजन तो न्यूट्रल है, ना वो प्लस आई दिखा रहा है ना माइनस है। फ्लोरीन क्या कर रहा है? खींच रहा तो मतलब ये माइनस आई दिखा रहा है ना। अब देखो, मान लो आप फ्लोरीन की जगह हम कुछ और जोड़ते हैं। ठीक है, हमने कुछ ऐसा जोड़ दिया जैसे O माइनस जोड़ दिया फ्लोरीन। ठीक है, अब तो कहोगे सर ऑक्सीजन भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो भी तो खींचेगा। अरे वो खींचेगा नहीं, उसके ऊपर ये देखो ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसके पास पहले से ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वो यहां पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको क्या करेगा? ये नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा, धक्का देगा, डोनेट करेगा। डोनेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी? इसकी तरफ शिफ्ट होगी। तो इस पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब इस पे नेगेटिव आ गया, पहले इस पे क्या आ रहा था? पॉजिटिव आ रहा था। अब अगर इस पे नेगेटिव आ गया तो ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा सा रिपेल करेगा, थोड़ा सा रिपेल करेगा तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा, तो इसकी तरफ हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इस तरफ। ठीक है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये क्या करेगा? थोड़ा सा और रिपेल करेगा इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, 3-4 पॉइंट तक चलेगा, खत्म हो जाएगा। तो प्लस आई इफेक्ट कौन सी है? जो क्या करे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल करे या फिर डोनेट करे विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम बेस मान के चलते हैं। ठीक है, अब देखो प्लस आई इफेक्ट दिखाने के लिए हम क्या बोल रहे हैं? प्लस आई ग्रुप जो होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। प्लस आई ग्रुप जो होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। तो प्लस आई ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं? कौन से वो ग्रुप या एलिमेंट्स हो सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को धक्का देंगे या फिर हम बोलेंगे डोनेट करेंगे? तो या तो वो कोई एनायनिक स्पीसी होगी, है ना। एनायनिक स्पीसी मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अरे किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को धक्का देगा, उसके ऊपर पहले से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो
तो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको थोड़ी सी रिपेल करेगा तो थोड़ा सा पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कार्बन की तरफ, ठीक है। एनायनिक स्पीशीज रिपेल करेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को तो क्या दिखाएगी, प्लस आई इफेक्ट दिखाएगी, प्लस आई। और एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो प्लस आई ग्रुप होते हैं। और कौन होते हैं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, जो ट्रिटियम और ड्यूटेरियम, ठीक है, ये प्लस आई, ठीक है। तो जो धक्का दे वो प्लस आई, जो खींचे वो माइनस, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे कि प्लस आई इफेक्ट तो हमें पता चल गया, एनायनिक भी प्लस आई दिखाएंगे, एल्काइल ग्रुप भी प्लस आई दिखाएंगे, आइसोटोप भी प्लस आई दिखाएंगे। अब हम बात करेंगे इनकी स्ट्रेंथ, कौन ज्यादा धक्का देगा, कौन ज्यादा बॉन्डिंग करेगा, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, प्लस आई स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करेंगे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं प्लस आई कंपैरिजन among anionic species। एनायनिक स्पीशीज के अंदर प्लस आई स्ट्रेंथ का कंपैरिजन हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं एनायनिक स्पीशीज ले लूं, CH2 माइनस एनायनिक स्पीशीज, ठीक है। NH2 से एक H हटा दिया, NH माइनस, OH से एक हटा दिया तो O माइनस, इसको किसी के साथ जोड़ना है, ठीक है। F माइनस मत ले लेना, F माइनस बना दिया तो उसको जोड़ोगे कैसे, उसको जोड़ोगे O धीरे, ठीक है। और COOH होता है, तो COOH में से हमने क्या कर दिया, ये किसी के साथ जोड़ रखा है और यहाँ पे H हटा के COO माइनस बना दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये सारी एनायनिक स्पीशीज का प्लस आई स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, प्लस आई स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है कि इसकी डोनेटिंग टेंडेंसी जो होगी वो ज्यादा होगी, कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा धक्का देगा, ठीक है। तुम खुद सोचो कि कौन ज्यादा धक्का देगा। अगर हम यहाँ पे इसको जोड़े, एक बार हमने CH2 माइनस जोड़ दिया और एक बार हमने यहाँ पे NH माइनस जोड़ दिया, या फिर O माइनस जोड़ दिया, ठीक है, या फिर COO माइनस, ठीक है। तो कौन ज्यादा रिपेल करेगा, रिपल्शन अभी मैंने बताया था, यहाँ पे जो इस इलेक्ट्रॉन्स को जो रिपेल कर रहा था वो कौन था, ये नेगेटिव चार्ज है ना। अब नेगेटिव चार्ज रिपेल कर रहा था तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा वही ज्यादा रिपल्शन करेगा। अब तुम बोलोगे सर इसमें तो एक नेगेटिव है, सर के ऊपर किस पे ज्यादा है किस पे कम है। नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देखो तुमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हम ये बोलते हैं कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उतना नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर ज्यादा स्टेबल होता है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की कार्बन से ज्यादा होती है। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर, फिर नाइट्रोजन के ऊपर, फिर कार्बन के ऊपर। स्टेबल होने का, नेगेटिव चार्ज का स्टेबल होने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन फैली हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच के रखेगा। मोर अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर ऑक्सीजन का एज कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड कार्बन। अगर ये ऑक्सीजन है इसके ऊपर नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लो इतनी फैल रही है, ठीक है। ये नाइट्रोजन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी फैल रही है। ये कार्बन है नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी फैल रही है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पकड़ के रखा है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखा है। नाइट्रोजन में थोड़ी सी फैल रही, कार्बन में और फैल। अब अगर और फैल रही है तो कार्बन क्या करेगा, अगर ये फैली हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ज्यादा रिपेल करेगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन ज्यादा रिपेल करेगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ज्यादा जो रिपेल करेगा उतनी ही उसकी प्लस आई स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे प्लस आई स्ट्रेंथ इनके कंपेयर करें तो किसकी ज्यादा होगी, जो ज्यादा रिपेल करेगा। ज्यादा रिपेल
ऊपर खुद की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली हुई है, तो पास वाले कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ जो बॉन्ड बनाए उसको क्या करेगा, धक्का देगा। उसके बाद कौन है NH-, उसके बाद कौन है O-, उसके बाद कौन आएगा COO-। अब तुम कहोगे सर COO- को सबसे पीछे क्यों रख दिया, उसमें तो कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसमें कार्बन तो जुड़ा हुआ है, देखो उसमें कार्बन तो जुड़ा हुआ है, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन के ऊपर की, ध्यान से देखो COOH का स्ट्रक्चर तुमने पढ़ा होगा ऐसा होता है, ठीक है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ा है। हमने क्या किया यहाँ, हाइड्रोजन हटा दिया, हाइड्रोजन हटा के नेगेटिव चार्ज लगा दिया, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे है, कार्बन पे नहीं है, तो ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, तो ये यहाँ से रिपेल करेगा थोड़ा बहुत, लेकिन ये होता प्लस आइए, ये ध्यान होता कौन सा ये प्लस आइए, माइनस आइए, ठीक है, प्लस आइए होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल करेगा, लेकिन ये तो प्योर एनायन है, यहाँ पे कार्बन के ऊपर जो एटम जुड़ रहा है उसी के ऊपर नेगेटिव है, यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ रहा है तो इसके ऊपर नेगेटिव है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसके ऊपर नेगेटिव है, यहाँ पे जुड़ कार्बन रहा है लेकिन कार्बन के एडजेसेंट वाले के ऊपर नेगेटिव है, तो डोनेटिव डेंसिटी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया एनायनिक स्पीशीज का, एनायनिक स्पीशीज का, एनायनिक स्पीशीज का प्लस साइड स्ट्रेंथ कंपैरिजन कैसे करोगे, एक चीज का ध्यान रखना बस, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी की एलिमेंट कौन सा होता है, जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जो डायरेक्ट जुड़ा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना उसका प्लस साइन क्या होगा, कम होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, खींचने की टेंडेंसी, और हमें तो डोनेट करना है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस साइन, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना प्लस साइन स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे ये गलती होने के चांस हो जाता है, जैसे COOH, ठीक है, इससे तुमने एक H+ हटाया और यहां से क्या बना दिया COO-, ठीक है, ऐसे SO3H सल्फोनिक एसिड, और तुमने यहां से क्या किया SO3-, ठीक है, H का, तो हमने बोल दिया कि सर ये तो प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, प्लस आई ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट, क्या ये भी प्लस आई इफेक्ट दिखा है, इसके ऊपर भी सल्फर के साइड में ऑक्सीजन जुड़ा है, इसकी स्ट्रक्चर भी बना लेता हूं COO-, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O-, ऐसी होगी, ये किसी के साथ कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे कार्बन की चेन लगी है, इस पे यहाँ पे कार्बन की चेन। अब ये क्या कर रहा था, डोनेट कर रहा था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, रिपेल कर रहा था, तो हमने बोल दिया कि कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, प्लस, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये भी कार्बन से यहाँ से जुड़ा है, ये भी कार्बन से यहाँ से जुड़ा है, इसके साइड वाले पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो क्या ये प्लस आई होगा, नहीं होगा, ये प्लस आई इफेक्ट नहीं दिखाता, ये दिखाता है माइनस आई इफेक्ट। तो तुम बोलोगे सर आपने तो बोला था एनायनिक स्पीशीज होगी वो हमेशा प्लस आई इफेक्ट दिखाएगी, जरूरी नहीं, हाँ, अगर तो एलिमेंट डायरेक्ट जुड़ा है उसके ऊपर नेगेटिव आ रहा है तो फिर वो प्लस आई इफेक्ट हमेशा रिपेल करेगा ही करेगा, लेकिन जो डायरेक्ट जुड़ा है उस पे नेगेटिव ना होंगे, उसके साइड वाले एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो हो सकता है वो डोनेट कर दे, हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट कर दे, डोनेट कर दिया प्लस आई, अट्रैक्ट कर दिया तो माइनस। तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लस आई होगा कौन सा माइनस आई होगा, उसके लिए तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है, क्या चीज ध्यान रखनी है, तुम्हें ध्यान रखना है चार्ज ऑन साइड एटम, साइड एटम के ऊपर जो चार्ज है, अगर वो चार्ज 1/2 से ज्यादा है या फिर 1/2 के
इक्वल, ठीक है, 1/2 या -1/2, -1/2 से ज्यादा है या इक्वल है, ठीक है, देन हम क्या बोलेंगे, वो प्लस साइन। अगर साइड एटम के ऊपर चार्ज -1/2 या उससे ज्यादा है तो प्लस साइन होगा। अगर चार्ज ऑन साइड एटम जो है वो -1/2 से कम है, ठीक है, -1/2 से कम है, देन वो माइनस है, ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। -1/2 आ तो माइनस हटा दो, ठीक है, 1/2 बना दो तो माइनस का ही होगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे चार्ज कितना है, माइनस। अब तुम आगे पढ़ोगे रेजोनेंस में कि ये बॉन्ड यहीं पे नहीं रहता, ये यहाँ भी आ जाता है, फिर यहाँ चला जाता है, यहाँ आ जाता है, यहाँ चला जाता है। ये नेगेटिव चार्ज कभी इस पे, कभी इस पे, कभी इस पे, कभी इस पे, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पे भी रहेगा, इस पे भी रहेगा। मतलब एक नेगेटिव चार्ज है और दो एटम पे ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे टोटल चार्ज एक एलिमेंट के ऊपर कितना होगा, 1/2, है ना। तो यहाँ पे जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो कितना है, 1/2। और जब 1/2 के इक्वल हो जाए चार्ज तो वो कौन सा इफेक्ट दिखाएगी, प्लस साइन होंगे तो प्लस साइन इफेक्ट दिखाएंगे। अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पे है, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, तो कितने एटम्स में डिवाइड हो रहा है, 3। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो कितना होगा, 1/3, लेस देन हो गया 1/2 से। इसका मतलब ये कैसा होगा, माइनस साइन होगा और माइनस साइन, ठीक है। ये चीज तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। एनायनिक स्पीशीज में कर लोगे कंपेयर, एनायनिक स्पीशीज में जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ एटम है उसके नेगेटिव आ गया तो हमेशा प्लस साइन दिखाएगा। कंपेयर कैसे करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा प्लस साइन उतना डोनेट करने की टेंडेंसी कम। अब साइड एटम के ऊपर अगर नेगेटिव है और वो नेगेटिव चार्ज जो है वो 1/2 से कम है तो फिर वहां पे क्या होगा, माइनस साइन होगा। 1/2 या 1/2 से ज्यादा है तो प्लस साइन। अब ये चार्ज कैसे निकालोगे, ये बॉन्ड यहाँ क्यों आ गया, ये चार्ज यहाँ क्यों चला गया, वो हम अगला इफेक्ट जो हम पढ़ेंगे रेजोनेंस, उससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये चार्ज यहाँ पे कैसे जा रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पे कैसे आ रहा है, ठीक है। तो ये कर लिया हमने एनायनिक स्पीशीज के बीच में कंपैरिजन, ठीक है। दूसरा कंपैरिजन हम करेंगे ये एनायनिक स्पीशीज के बीच, दूसरा हम करेंगे प्लस आई कंपैरिजन बिटवीन एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप के बीच में कंपैरिजन, ठीक है। एल्काइल ग्रुप में तुम्हें एक चीज याद रखनी है, वो है DBN ग्रुप। इसी सीक्वेंस में इस ग्रुप को याद रखो, क्या नाम है, DBN। DBN का मतलब, D का मतलब होता है डिस्टेंस, B का मतलब होता है ब्रांचिंग और N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। डिस्टेंस, D ब्रांचिंग, N नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस सबसे पहले देखें, और डिस्टेंस अभी हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में। आई इफेक्ट जो होता है चाहे वो प्लस आई हो या फिर माइनस, डिस्टेंस की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा प्लस आई इफेक्ट उतना कम होता जाता है। दूसरा ब्रांचिंग, प्लस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जितनी ब्रांचिंग करते जाओगे तो कार्बन की चेन की उतना प्लस आई बढ़ता चला जाएगा। और लास्ट में हम देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन, प्लस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। डिस्टेंस की इनवर्सली, ब्रांचिंग के डायरेक्टली, नंबर ऑफ कार्बन एटम के डायरेक्टली। डिस्टेंस, ब्रांचिंग, नंबर ऑफ कार्बन, DBN याद रखना,
ठीक है, इसके भी क्वेश्चन कर देते हैं, इसके भी 2-4 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्या करना है तुम्हें, प्लस आई कंपेयर करो, कंपेयर प्लस आई कंपेयर करो, किस किस में करोगे, ए 1 2 3 4 कार्बन है, इस कार्बन पे एक और कार्बन लगा है, बी 4 कार्बन है, इस पे भी लगा है और इस पे भी लगा है, सी डी जी। ठीक है, इनमें प्लस साइन को कंपेयर करो, कैसे कंपेयर करोगे, मान लो यहां से ये पूरा का पूरा एक ग्रुप है और ये कहीं पे जुड़ा हुआ है और ये अपना प्लस साइन है, तो कौन सा एल्काइल पता है ना, एल्काइल क्या होता है, CH4, इसको क्या बोलेंगे, मीथेन, एक H हटा के CH3, इसको कहीं जोड़ दो, ये क्या बनेगा, एल्काइल। ठीक है, मिथाइल इसको बोल देते हैं। ऐसे ही कोई भी एल्केन हो तुम्हारा, एल्केन क्या होता है, CnH2n+2, ये होता है, कोई भी एल्केन हो उससे एक हाइड्रोजन निकाल के और कहीं पे इसको जोड़ दो, उसको क्या बोलते हैं, एल्काइल। ठीक है, मीथेन से मिथाइल बना दिया, इथेन से इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे कार्बन के हाइड्रोजन को हटा के इनको कहीं पे जोड़ दिया, ऐसे कहीं पे कनेक्ट कर दिया, इसी चेन के साथ कनेक्ट कर दिया। तो कौन सा जो एल्काइल ग्रुप है वो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, वो तुम्हें कंपेयर करना है। ठीक है, डीवीएन ग्रुप के बेसिस पे कंपेयर करना है, करते हैं कंपेयर। देखो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे डिस्टेंस को, फिर देखेंगे ब्रांचिंग, फिर देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, ए वाले में देखो डिस्टेंस देखो, पहले ही कार्बन एटम के ऊपर दूसरा कार्बन आ गया, तो डिस्टेंस सबसे पहले कार्बन के ऊपर ही कार्बन आ गया, तो डिस्टेंस को हम बोलेंगे 1। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं डी बी एन। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ए वाले में डिस्टेंस पहले कार्बन पे ही ब्रांचिंग हो गई, तो डिस्टेंस पहला ए की फर्स्ट कार्बन के ऊपर ब्रांचिंग करना। ठीक है, बी पहले कार्बन पे ब्रांचिंग हो गई, डिस्टेंस है 1, और दूसरे भी पे भी हमने ब्रांचिंग करनी, तो 1 और 2 पे ब्रांचिंग हो। ठीक है, सी वाले में पहला दूसरा तीसरा, अच्छा ये वाला सी वाले में देखो 1 पे ही ब्रांचिंग, कितनी ब्रांचिंग कर दी, 2 ब्रांचिंग। ठीक है, यहाँ पे कितनी ब्रांचिंग थी, एक ही थी। बी वाले में कितनी ब्रांचिंग थी, 1 2 2। ठीक है, पहले में देखेंगे डिस्टेंस, पहले पे ब्रांचिंग कर दी, एक पहले पे डिस्टेंस हो गया, ब्रांचिंग एक ही करी। दूसरे वाले में हम देखेंगे पहले और दूसरी पोजीशन पे 2 ब्रांचिंग कर दी, तो 2 ब्रांचिंग है पहले और दूसरी पोजीशन। तीसरे में देखेंगे पहले ही कार्बन के ऊपर 2 ब्रांचिंग। ठीक है, चौथे में देखो पहला दूसरा तीसरा, डी वाले में तीसरे नंबर पे ब्रांचिंग हुई, थर्ड कार्बन की पोजीशन पे ब्रांचिंग हुई, कितनी हुई है, 1। ई में देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे पे ब्रांचिंग हुई है, कितनी हुई है, 2। ठीक है, अभी हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एफ
ब्रांचिंग हो गई, कितनी हुई है? एक। दूसरे पे हो गई, कितनी हुई है? एक। ई एफ जी 1 2 3। तीसरे पे ब्रांचिंग हो गई, कितनी हुई है? 2। ठीक है, इसको चौथे में कर लेते हैं। ठीक है, चौथे में कर लेते हैं कंपैरिजन में एक नई चीज सीखते हैं। तो चौथे पे हुई है, कितनी हुई है? 2। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम किसको प्रायोरिटी देंगे? डिस्टेंस को, उसके बाद ब्रांचिंग को, उसके बाद नंबर को काटना है। तो डिस्टेंस के हिसाब से एक एक देख लो किसमें आ रहा है। डिस्टेंस जितना कम होगा, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो डिस्टेंस जितना कम होगा प्लस साइन उतना ज्यादा लगेगा। यहाँ पे मैं प्लस साइन स्ट्रेंथ लिख देता हूँ, किसकी ज्यादा होगी? डिस्टेंस सबसे कम किसमें है? ए बी और सी में, ए बी और सी में। तो सबसे आगे कौन सा आएगा? देखो ए बी और सी में अब हम ब्रांचिंग देखेंगे। डिस्टेंस सेम हो गया 1 1 1। अब हम देखेंगे ब्रांचिंग। ए वाले में एक ही ब्रांचिंग में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस साइन ब्रांचिंग। बी वाले में 2 ब्रांचिंग, सी वाले में भी कितनी ब्रांचिंग हुई है? 2 ब्रांचिंग। ठीक है, इसमें भी 2 ब्रांचिंग है, इसमें भी 2 ब्रांचिंग है, इसमें 1 ब्रांचिंग। लेकिन इसमें जो 2 ब्रांचिंग हुई है सी वाले में, वो पहले ही कार्बन पे 2 ब्रांचिंग। ठीक है, और बी वाले में जो 2 ब्रांचिंग हुई है, एक पहले पे एक दूसरी पोजीशन। डिस्टेंस बढ़ गया और प्लस साइन कम हो जाएगा। तो प्लस साइन सबसे ज्यादा किसका होगा? सी वाले। ठीक है, क्यों? पहले ही कार्बन पे 2 ब्रांचिंग करती है। बी वाले में पहले कार्बन पे भी ब्रांचिंग है, दूसरे कार्बन पे भी ब्रांचिंग है। ए वाले में सिर्फ पहले कार्बन पे ब्रांचिंग है। तो सी के बाद कौन सा आएगा? बी। बी के बाद कौन सा आएगा? ए। अब देखो दूसरे पे ब्रांचिंग किस में है? तीसरा, चौथा, दूसरा, एफ वाला। एफ वाला बनाएंगे ये वाला। पहले दूसरे पे ब्रांचिंग होगी, पहले ब्रांचिंग में देखेंगे। ठीक है, तो ए के बाद कौन सा आ जाएगा? एफ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ब्रांचिंग देख ली एफ। उसके बाद हम देखेंगे दूसरे के बाद कौन सा है? तीसरा। तीसरे पे ब्रांचिंग किसमें हो रही है? डी वाले में। 1 2 3 तीसरे पे ब्रांचिंग हो रही। तो फिर आ गया डी। बचा कौन सा? ई बच गया और जी बच गया। ई और जी बच गया। ई सी बच गया। देखो ई में क्या है? पहले पे ब्रांचिंग नहीं है, दूसरे पे नहीं है, तीसरे पे नहीं है, चौथे पे। इसमें पहले पे नहीं है, दूसरे पे नहीं है, तीसरे पे नहीं है, चौथे पे कितनी है? 2 ही है। इसमें भी 2 ही है। तो अब ब्रांचिंग भी सेम हो गई, डिस्टेंस भी सेम हो गया। तो क्या देखोगे? नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7। जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उसका प्लस साइन क्या होगा? स्ट्रांग होगा। तो आगे कौन आएगा? डी के बाद जी और लास्ट में आएगा आपका ई। ठीक है, सबसे पहले डिस्टेंस देख लेना, उसके बाद ब्रांचिंग देख लेना, फिर नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा प्लस साइन कंपैरिजन बिटवीन एल्काइल ग्रुप्स। लास्ट बचा है आइसोटोप्स। ठीक है, एनायनिक स्पीशीज का हमने पढ़ लिया है, एल्काइल ग्रुप्स का पढ़ लिया, प्लस साइन कंपैरिजन ऑफ isotopes of हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में इसका प्लस साइन सबसे स्ट्रॉन्ग। ठीक है, हाइड्रोजन के कौन से आइसोटोप होते हैं? ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम। प्रोटियम का तो हम प्लस साइन माइनस साइन कंसीडर नहीं करते, नाइदर इट शोस प्लस साइन नॉर माइनस साइन। ठीक है, अब हाइड्रोजन को छोड़ दो, ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम, प्रोटियम को छोड़ो, ट्रिटियम और ड्यूटेरियम में भी इसका प्लस आइसोटोप। ठीक है, मास से ये कंपेयर करने के लिए हमें पता होना चाहिए इनका मास। ट्रिटियम का जो मास होता है वो कितना होता है? ट्रिटियम का मास होता है 3 और ड्यूटेरियम का होता है 2। तो मास किसका ज्यादा होता है? ट्रिटियम का ज्यादा होता है ड्यूटेरियम से, ड्यूटेरियम का ज्यादा होता है प्रोटियम से। ठीक है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में ट्रिटियम का 3 होता है, इसका 2 होता है,
इसका 1 होता है, ठीक है। अब तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के। म्यू क्या है? म्यू इज मास। म्यू क्या है यहाँ पे? मास। किस केस में? जब हम आइसोटोप्स की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करते हैं तो वहां पे बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास की। तो अगर हम बॉन्ड लेंथ कंपेयर करें, बॉन्ड लेंथ अगर हम कंपेयर करें Ct Cd Ch, बताओ किसमें सबसे ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ? किसमें सबसे ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ? मास जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम, बॉन्ड लेंथ उतनी कम, मास जितना कम बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? जिसका मास सबसे कम है, मतलब Ch, फिर Cd और फिर C, ठीक है। इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, फिर इसकी, फिर इसकी। और इसी बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे हम अब कंपेयर करेंगे क्या? प्लस आई। प्लस आई, प्लस आई अभी हमने पढ़ा था डिस्टेंस के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस कहां पे ज्यादा है? CH में, फिर CD में, फिर CT में, मतलब यहां पे डिस्टेंस सबसे कम है। अगर डिस्टेंस सबसे कम है तो प्लस आई क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। तो प्लस आई स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो ट्रिटियम की सबसे ज्यादा, फिर ड्यूटेरियम और फिर लास्ट में आता है हाइड्रोजन, ठीक है। और हाइड्रोजन से कम जो चला जाता है वो फिर माइनस आई में आता है, ठीक है। तो हमने प्लस आई कंपेयर कर दिया इसका एनायनिक स्पीशीज का, एल्काइल ग्रुप्स का और आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब हमने अलग-अलग कंपेयर करा, एनायनिक स्पीशीज के बीच में कंपेयर करा कि एनायंस के बीच में प्लस आई स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा प्लस आई उतना कम। एल्काइल ग्रुप में हमने डीवीएन रूल पढ़ के एल्काइल ग्रुप्स के बीच में कंपेयर कर दिया। आइसोटोप्स में हमने बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे कंपेयर किया। लेकिन अगर हमें इनके आपस में कंपेयर करना पड़ता है, एनायनिक स्पीशीज वर्सेस एल्काइल ग्रुप्स वर्सेस आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो ऑर्डर क्या रहेगा? तब हम प्रायोरिटी किसको देंगे? तब हम प्रायोरिटी देंगे सबसे ज्यादा जो रिपल्शन या जिसकी डोनेटिव टेंडेंसी होती है वो होती है एनायनिक स्पीशीज। उसके बाद आता है एल्काइल ग्रुप्स, उसके बाद आते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल पूरा का पूरा प्लस आई का ऑर्डर लिखें, प्लस आई का ऑर्डर लिखें तो वो क्या होगा? सबसे ज्यादा प्लस आई किसका होगा? CH2 माइनस, उसके बाद NH माइनस, उसके बाद O माइनस, उसके बाद COO माइनस। एनायनिक स्पीशीज का होगा, हो गया। उसके बाद एल्काइल ग्रुप का होगा, एल्काइल ग्रुप का होगा, टर्सरी एल्काइल, ये तुमने पढ़ा होगा बेसिक ऑर्गेनिज्म। फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, उसके बाद मिथाइल का, उसके बाद अब ये हो गई एनायनिक स्पीशीज, ये हो गए तुम्हारे एल्काइल, और उसके बाद कौन आएंगे? आइसोटोप्स। ट्रिटियम, ट्रिटियम का होगा, उसके बाद ड्यूटेरियम, उसके बाद हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये तुम्हारा ओवरऑल ऑर्डर रहेगा प्लस आई का, ठीक है। अब तुम इसको याद करो या फिर इसको खुद से समझ के कंपेयर करो, वो तुम्हारे ऊपर, ठीक है। कुछ जगह पे क्या करते हैं, कुछ टीचर्स क्या करते हैं, इसको ऐसे एडिटिंग, ये है प्लस आई का ऑर्डर, इसको याद कर लो, हो गया प्लस आई, ठीक है। मैंने तुम्हें बता दिया कि ये ऑर्डर आपका कहां से कैसे बनाया ये, ठीक है। तो चलो, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।